चलो क्या कहा है समझ लेते हैं, बाकी कुछ तो समझ नहीं है। चलो देखो, दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। ऊपर वाला जो है उसमें दोनों भी क्या दिख रहे हैं आपको, लेंसेस। यहाँ पर ये मिरर है। तो यहाँ पर एक मिरर है, ये मिरर है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैसे कल या परसों हम कह रहे थे, माइक्रोस्कोप का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई। टेलीस्कोप का मेन पर्पस क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास में लाना, या इन साइंटिफिक टर्म उसका रिजोल्यूशन इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे अगर अपन हाथ पर वापस आते हैं, या हाथ घूम रहा तो बिल्कुल प्लेन रहता है, क्या इसके ऊपर की लाइंस वगैरह आपको कुछ भी जानने नहीं है। पर जैसे जैसे आप इसे पास में लाते हो वो चीजें क्लियर होने लगती है। क्लियर होने लगती है मतलब क्या, उसका मतलब है रिजोल्यूशन बढ़ता है उसका। ठीक है, सो अब कहते हैं ना कि कैमरा का रिजोल्यूशन अच्छा है। रिजोल्यूशन अच्छा है मतलब क्या है, चीजें ज्यादा क्लियर दिखती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से हमें दिखती है। सो टेलीस्कोप का मेन पर्पस है कि उसका रिजोल्यूशन बढ़ाना। क्योंकि इसे आप ऐसा भी सोच सकते हो, अगर कहीं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं जैसे एक मानुस खूब दूर है आणि तो आपल्याकडे पाहतोय, उसके उसकी आंखें बहुत बार अपने को सेपरेटली नहीं दिखती है। ठीक है, दूर से सिर्फ आपको जानने आएगा कि अरे हाँ ऐसे उसकी शक्ल है, उसका नाक छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चपटा है, कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ उसका एक रफ, ये ऐसा उसका कुछ तो स्पेसिमन है, ऐसा ये हाइट रहेगी, ऐसा दिखता है। बाकी जो डिटेल्स है वो अपने को नहीं ध्यान में। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, उसको सेपरेटली अपन देख नहीं पाते। वो ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही है, उसकी आंखें वैसे की वैसी है, पर उसकी इमेज जो अपने आंखों में फॉर्म हो रही है, मेनी टाइम्स वो ओवरलैप हो जाती है, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहती। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहती, इसके कारण अपन उसे क्लियरली नहीं देख पाते। जब अपन पास में जाते हैं या उसको पास में लाते हैं, फिर ये दोनों चीजें अलग अलग हमें दिखाई देती है। सो ये रिजोल्यूशन का पार्ट ये टेलीस्कोप करता है। ठीक है, ये करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लकीर देखने के लिए आपको पास में लाए, किसी को कोई भी बहुत दूर खड़ा है, अपने को ठीक से ध्यान में नहीं आया, तो उसको अगर क्लियरली देखना है तो उस चीज को पास में लाते हैं। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर
और दूर पर जो ऑब्जेक्ट है, स्टार्स है, मून है, इन सबको हम पास में लाने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन बी रिजॉल्व। अगर रिजॉल्व हो गए तो वो हमें क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, सो ये पहली अरेंजमेंट है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बिकॉज यहाँ पर दोनों जगह पर रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि यहाँ पर पहले पार्ट पर रिफ्लेक्शन और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है। तो दोनों में आईपीस वैसे के वैसा ही रहेगा। दोनों केस में जैसे के वैसे ही रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अब सर इसकी जरूरत क्यों है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे से बहुत बहुत दूर है, और जैसे हमें पता है कि एक आधे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो वहां से इनफ लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहां से इनफ लाइट अपने आंखों में जाना चाहिए। इसलिए फिर अपन देखते हैं दुकान में वगैरह बहुत ज्यादा लाइट्स रहते हैं, जितना ज्यादा लाइट नीचे करते हैं क्लियर दिखेगा। सो अब ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सो दे आर जस्ट पॉइंट साइज, और वहां से जो लाइट आ रहा है वो सभी डायरेक्शन में जा रहा है। सो हमारे लेंस पर जो इंसिडेंट हो रहा है वो लाइट बहुत 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 छोटा है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत दूर है। इसके कंपैरेटिवली माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, तो यहाँ से इनफ लाइट हमारे लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है। हमने क्या किया, हमने इसे बहुत पास में लाना था, इसलिए हमने इसको बहुत पास में लाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा था। यहाँ पर ऐसा है, मून काफी दूर है, उसके कंपैरेटिवली मेरी लेंस यहाँ पर है। सो मून से जो सब लाइट निकल रहा है वैसे सब डायरेक्शन में जाएगा, जैसे यहाँ पर पॉइंट सोर्स है तो सभी डायरेक्शन में जाएगा। और अब बहुत दूर पर यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ तो रेज इंसिडेंट, तो जो टोटल लाइट यहाँ से निकला है उसमें से बहुत कम यहाँ पर इंसिडेंट होने वाला है। एंड लाइट कम, इसलिए उसे ठीक से देखना शायद से मुश्किल हो सकता है। अब वहां पर आप लाइट डाल नहीं सकते हो, ऑब्जेक्ट को ठीक से देखना, इसलिए क्या किया, फ्लड लाइट लगा दिया मून पर। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी लाइट आ रहा है वो आ रहा है, उसमें से मैक्सिमम लाइट हमें यूटिलाइज करना। सो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत बड़ा रहता है, और जो बता रहे थे इतना बड़ा लेंस का सामने वाला पार्ट रहता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा रहता है। इट इज बिकॉज कि ये जितना मैक्सिमम लाइट अंदर आ सकता है उतना अंदर जाना चाहिए। बट अब दिक्कत है, हमारी लेंस इसके एजेस रहते हैं, सो जितनी लेंस बड़ी हो जाएगी उतना उसका वजन बढ़ेगा, और ऐसी हेवी लेंस किसी थिन एज पर रेस्ट करना इज बिग चैलेंज। ये नहीं हो सकता है, वो क्रम्बल हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि लेंस का वजन ज्यादा है और सिर्फ एज पर उसे रेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। पीछे से कोई सपोर्ट अपन नहीं दे सकते इसको, क्योंकि लाइट को आर पार जाना है, रिफ्रैक्ट होता है। तो ये लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए फिर इस प्रकार से आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। लेंस की जगह ज्यादा लाइट आना चाहिए ना, आपने यहाँ पर कॉन्केव मिरर यूज करके, ठीक है। अब मिरर का ऐसा है, मिरर कंपैरेटिवली थिन रहेगा, वजन कम रहेगा, एट द सेम टाइम बैक साइड व्हिच इज पॉलिश, उस पूरे जगह पर आप आराम से सपोर्ट दे सकते हो, पीछे से कुछ ना कुछ उसे चिपका सकते हो, which is not possible in case of lens. So सबसे बड़ी लेंस is not more than 1 मीटर। सबसे बड़ी लेंस जो यूज हो रही है it is of 40 inches, 1.02 मीटर, कंपेयर टू सबसे बड़ा इस प्रकार का रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप जो यूज हो रहा है इट इज ऑफ 10 मीटर। ठीक है, सो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि मैक्सिमम लाइट आना चाहिए, तो ये एपर्चर जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है हमने 10 मीटर डायमीटर का बना दिया। तो यहाँ पर 1 मीटर का लिमिटेशन था, वो हमने ओवरकम करके से 10 मीटर बना दिया। सो ज्यादा लाइट अंदर आएगा,
ज्यादा लाइट अंदर आएगा तो फिर आप इस ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। So these are reflecting microscope, these are refracting microscope. इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट से विचार फार फार अवे वहां से मैक्सिमम लाइट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो। सो यहाँ पर क्या होगा सर, आपने इस पैरेलल क्यों लिखा है? बिकॉज़ इंफिनिटी से आ रहे हैं, रेज आर पैरेलल, कॉन्केव सरफेस पर इंसिडेंट हुए तो ये भी कांसेप्ट क्या है? फोकस, इसकी इमेज फोकस पर पहुंच रही है, ये रियल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, फोकल प्लेन में। अब इसको हम एक कॉन्वेक्स मिरर से डाइवर्ज करते हैं और इनको कहीं दूर डिस्टेंस पर क्या होगा, यहाँ पर अगर वो इमेज बन रही है तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जर्वर रहा तो वो कुछ ना कुछ लाइट ड्रॉप करेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम एक छोटा सा मिरर यहाँ पर बीच में रखते हैं, सो दैट ये ज्यादा लाइट तो ब्लॉक नहीं करेगा बट ये इमेज को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर फॉर्म करेगा और अब हम उसे क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं। आईपीस बिल्कुल इस प्रकार से ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं, these are para-axial, they are making some angle with principal axis। तो इस प्रकार से इन्होंने फोकल प्लेन के आसपास इमेज बनाई, ठीक है। तो फोकल प्लेन के आसपास इमेज बनाएंगे, एफओ डिस्टेंस है, ये एफई डिस्टेंस है, आईपीस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और फिर अब ये ऑलमोस्ट इसके फोकस पर है ये इमेज जो कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का एक्ट कर रही है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, इसकी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन, जैसे हमने इसके पहले कहा था, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। सो वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सबटेंड किया हुआ एंगल अल्फा है, इमेज में सबटेंड किया हुआ एंगल बीटा है। सो अल्फा को देखो i h अपॉन fo, अल्फा को h अपॉन fo लिखा, fo ऊपर चला गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सो देखो ये एंगल बीटा है, तो ये फोकल प्लेन पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल जाएंगे तो यही हाइट रहेगी, डिस्टेंस रहेगा a, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर फोकस से जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा AP और ये डिस्टेंस रहेगा लगभग h हाइट। तो ये आ जाएगा h अपॉन h कैंसिल, क्या आ जाएगा FO अपॉन AP, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब देखो क्या ये मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा दिख रही है आपको, ऑब्जेक्टिव की आईपीस, ऑब्जेक्टिव या आईपीस, ऑब्जेक्टिव। सो ये ऑब्जेक्ट हमें जो दिख रहा है उससे तो बड़ा दिखेगा, बट कौन सी साइज है ये, हमें जो दिखने वाली साइज है उससे बड़ा दिखेगा, ये क्लोजर दिख रहा है इसलिए हमें बड़ा दिखेगा। एक्चुअल जो हमें अपीयर हो रहा है ये अल्फा एंगल से, मून के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मून देखेंगे तो वो ज्यादा पास में दिखेगा, पास में दिखेगा तो इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है, और उसकी एपरेंट साइज बढ़ जाएगी। सो मेनली पर्पस क्या है टेलीस्कोप का? रिजॉल्व करने, इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? बीटा बाय अल्फा, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हमने इसके पहले भी यूज किया है, ठीक है, और ये आ जाएगा FO अपॉन FE which is focal length of object divided by length of eyepiece। और यहाँ पर जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि दोनों के फोकस वे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमने ट्यूब लेंथ कहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये FO प्लस AP ये दोनों मिलकर ही ट्यूब लेंथ बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये इंफिनिटी से रेज आ रहा है तो इसकी इमेज हमारे फोकल प्लेन पर बनेगी, मतलब FO डिस्टेंस पर बनेगी, और इंफिनिटी पर फिर से आपको इमेज चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट भी फोकस पर ही रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लोनिकल लो है, इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्टिंग या कैसेग्रेन टेलीस्कोप।
ये हमारा रिफ्रैक्टिव, ये इसकी लिमिटेशन। अगर ये हो गया तो आगे का पार्ट। So लिखो resolving power of optical instrument. Resolving power of optical instrument कि कितना रिजॉल्व कर सकता है, मतलब कैसे ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली देख सकते हो, उसके लिए क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, the resolving power of telescope, the resolving power of telescope depends on objective of telescope. The stars which are not resolved in image, the stars which are not resolved in the image produced by objective cannot be resolved any further by magnification produced by eyepiece. By magnification produced by eyepiece. अब देखो क्या आपको डिफ्रैक्शन याद है, क्या हो रहा था डिफ्रैक्शन में, बेंडिंग, एक स्लिट थी, वहां से जो लाइट आ रहा था वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड प्रोड्यूस कर रहा था। इसके सेंटर पर मैक्सिमा था, ठीक है, फिर इसके आगे डार्क बैंड ब्राइट बैंड, फिर उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, ये अगर मैं लाइट इंटेंसिटी को दिखा रहा हूँ तो डिफ्रैक्शन में ऐसा हो रहा था, मेरा सेंट्रल ब्राइट बैंड था, उसके बाजू में डार्क बैंड थे, उसके बाद में फिर कम इंटेंसिटी का ब्राइट बैंड था, एंड अगेन डार्क बैंड
फॉलोड बाय अगेन कम इंटेंसिटी का लाइट वेव। ठीक है, ये क्यों हो रहा था? डिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, सो वैसा ही डिफ्रैक्शन यहाँ पर कहां पर? लेंस, हमारे जो आईपीस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा या टेलीस्कोप का होगा, इसका आईपीस भी जो इमेज फॉर्म करता है वहां पर इस प्रकार से डिफ्रैक्शन रोल प्ले करता है। तो अगर ये बैंड्स आपको सेपरेटली क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इमेज रिजॉल्व नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रिजॉल्व नहीं है, आपको ओवरलैपिंग दिखाई देंगे एंड यू कैन नॉट सी इट क्लियरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, आपको इसे क्लियरली, मतलब ये डार्क बैंड चाहिए, डार्क बैंड रहेंगे तो ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी है, जिसको आपने सेंट्रल मैक्सिमम कहा है, वो आपको इमेज करके दिखने वाला है। सो ऐसे सेपरेटली सेंट्रल पार्ट दिखना, सेपरेटली इमेज दिखना, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होना इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो आपको इमेज क्लियरली नहीं दिख रही। अब आपको पता है, आपने यहाँ पर ये जो एंगल था थीटा, इसकी वैल्यू बताई थी, क्या थी याद है? कौन से थीटा के लिए आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है? पहला n इक्वल टू 0, इसको आपने आगे क्या कहा था? लैम्बडा बाय a, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय a, थीटा क्या पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, जो कि आपका a थीटा था। n की वैल्यू जब आपने पहली ली 1, तो आपने कहा लैम्बडा बाय a, इस डिस्टेंस पर आपका पहला डार्क बैंड फॉर्म होगा, मतलब बीच वाले पार्ट पर आपका क्या रहेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, पक्का? ऐसे इक्वेशन डिफरेंशियल का। सो देखो, एक्चुअल अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिजोल्यूशन का पार्ट है और इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, तो वो एक्चुअली फोकस पर एक पॉइंट के जगह फोकल प्लेन में एक स्पॉट करके इमेज फॉर्म करता है। आइडियल केस में हमारा क्या है कि इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर फॉर्म होनी चाहिए? फोकस। कैसे रहेगी इमेज? पॉइंट साइज। क्या आपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया है? क्या आपको सही में एकदम एक लीडर की पॉइंट कितना पॉइंट दिखता है या एक स्पॉट दिखता है? क्यों? पॉइंट दिखना चाहिए ना, आपका सन इंफिनिटी पर। सो उसकी पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होनी चाहिए। उसकी पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होनी है तो आपको एक्चुअली लीडर जैसा पॉइंट दिखना चाहिए, पर एक्चुअली आपको कंसीडरेबल साइज का आपने आपको दिखता है, उससे थोड़ा सा छोटा, छोटे बिंदी इतना ऐसा स्पॉट दिखता है। क्यों ऐसा होता है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। सो आपको पॉइंट साइज इमेज की जगह एक स्पॉट दिखता है फोकल प्लेन। कहां पर दिखाई देगा? फोकल प्लेन। हमने देखो पैरा एक्सियल रेज और फोकल प्लेन सब चीजें कही है। तो उस फोकल प्लेन में ये इंफिनिटी से जो रेज आ रहे हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है, जो वहां पर निकाला है वहां पर निकालने की कोशिश की। ये ना प्राइवेट फॉर्म इसको डालने को वो ना मत कंसीडर करो। ये भी डार्क है। तो ये सेंटर वाला पार्ट है, सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है। आ रहा है क्या ध्यान में? तो ये अगर डिस्टिंक्टली फॉर्म हो रहे हैं
तो आपको ये इमेज ठीक से क्लियरली दिखेगी, आप कहोगे ये रिजॉल्व हुई। अगर ये ऐसे डिस्टिंक्टली फॉर्म ना होते हुए ये कोइंसाइड हो रहे या ओवरलैप हो रहे तो आपको ये इमेज क्लियरली नहीं दिखने वाली। ठीक है, सो दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसके लिए लिमिट क्या है? तो जैसे हमने कहा कि हमें पता है कि लैम्बडा बाय ए ये उसकी साइज रहती है सेंट्रल पार्ट की, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय ए। बट हम जो ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन पॉइंट साइज की जगह एक स्पॉट मिलता है, तो आइडियली ये वैल्यू आती है 1.22 लैम्बडा बाय ए। अब सिर्फ यहाँ पर हमने स्लिट की विड्थ ए की जगह कितनी दी है? 12 से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2 पक्का। पर देखो अगर मैं इसे कहाँ पर फॉर्म हो रही है ये इमेज? फोकस पर। ठीक है, सो कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी? एफ। और ये अगर इसकी रेडियस है आर हो तो क्या ये ऐसी कंडीशन रहेगी सर्कल? या अगर फोकस है तो ये आर रहेगा और ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। क्या सही है? जो स्पॉट मिल रहा है उसकी रेडियस अगर आर है, ये फोकल प्लेन पर फॉर्म हो रहा है, तो एफ को इतने डिस्टेंस पर रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है तो एफ हो। तो मेरा थीटा आ जाएगा, एक्चुअली tan थीटा आएगा r o अपॉन f o। बट आप कहोगे कि थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये आने वाला है r अपॉन f। ऐसे ही पक्का। सो मैं लिखता हूँ r अपॉन f o इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1.22 लैम्बडा अपॉन 2। ठीक है, आइडियली इट शुड बी लैम्बडा अपॉन 2a जैसे हमने डिफ्रैक्शन में कहा था। ठीक है, डिफ्रैक्शन में ऐसे ही कहा है लैम्बडा अपॉन 2a लैम्बडा अपॉन स्लिट की विड्थ। ठीक है, सो लैम्बडा अपॉन 2a ये आइडियली होना चाहिए बिकॉज़ दिस लेंस इज एक्टिंग एज स्लिट। ठीक है, पर एक्चुअली ऐसा ना होते हुए वो जो स्पॉट फॉर्म हो रहा है डिफ्रैक्शन का रोल है, तो ये 1.22 लैम्बडा अपॉन 2a। ठीक है, बट यही थीटा मतलब ये वाला एंगल है मेरा r नॉट अपॉन f नॉट। सो ये जो मेरी साइज है इमेज की वो एक्चुअली आ जाएगी r नॉट इक्वल टू 1.22 लैम्बडा इनटू f अपॉन 2। क्या सही है क्या? पक्का। ये क्या आ रहा है हमारा r मतलब ये साइज ऑफ इमेज फॉर। ठीक है, पक्का। ओके, देखो इतना नंबर इस डायग्राम को मैं सिर्फ मिटा रहा हूँ, आप भी पार्ट करिए। तो मैं यहाँ पर एक तो tan थीटा इक्वल टू ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ r नॉट अपॉन 2 but theta is small, therefore tan theta is nearly equal to theta. So ये r नॉट बन गया। सिंपल।
तो ये जो पार्ट लिखा है हमने ये किसके लिए लिखा है? टेलीस्कोप के लिए. You can write this as dissolving power of telescope. इधर वाला पार्ट क्या है? बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आया तो भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, क्योंकि दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है और उसको इस प्रकार से इसे फर्दर यूज करो. ठीक है, पर ये फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन आते हैं, बराबर का क्वेश्चन करेंगे तो आप आएगा कि फॉर्मूला पता नहीं चलेगा.
चलो देखो क्या कहा है, ये वाला पार्ट लिख लिया हमने पहला वाला टेलीस्कोप के लिए। सो माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इट इज नियर टू, सो हम कोशिश करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट फोकस कर ले, सो दैट इमेज विल बी फॉर्मेट इंफिनिटी, ठीक है, या फोकस के थोड़ा सा पहले। तो देखो इसने जो इमेज फॉर्म की होगी, इट विल बी एट डिस्टेंस b, बट अगेन जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इमेज रहेगी इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये इट विल बी 1/2 f lambda by d, जैसे इसके पहले लिखा था, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्लिट जैसे एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा और सेंट्रल जो स्पॉट फॉर्म होने वाला है उसकी विड्थ या उसका डिस्टेंस ये रहने वाला है 1.22 f lambda upon कैपिटल। अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, v by u, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है f, फिर आ जाएगा v by f, एंड अब यहाँ पर ये टोटल d है, ठीक है, सो ये v by f, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 tan बीटा, देखो हाँ tan बीटा मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, ठीक है, नीचे का भी बीटा पार्ट है, सो टोटल जैसे मैंने कहा यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू ये एक्चुअली आने वाली है ये वाला डिस्टेंस d by 2 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या आने वाला है d by 2 अपॉन l, तो नीचे वाला भी लेंस सिमेट्रिकल है तो ये भी एंगल बीटा रहेगा, तो नीचे वाला भी मैं लिख सकता हूँ tan बीटा इक्वल टू d by 2 अपॉन l, दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2 tan बीटा इक्वल टू d अपॉन 2f प्लस d अपॉन 2f, ये क्या आ जाएगा 2d अपॉन 2f, 2 2 चलेगा, बचेगा क्या d by f इक्वल टू 2 tan बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आगे क्या कहा, साइज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी d into थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है, टोटल ये भी डिस्टेंस है, तो ये इसकी हाइट क्या है d into थीटा, ठीक है, सो थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.22 लैम्डा अपॉन d, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व देम क्लियरली, इससे कम अगर डिस्टेंस आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करने के कारण आप उसको क्लियरली नहीं दिख पाओगे, आप कहोगे कि दिस इज नॉट रिजॉल्व्ड क्लियरली। सो मिनिमम दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो दैट वी कैन सी देम क्लियरली, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल, आखिरी बेंच वाले को ये एक पॉइंट दिख रही है, 2 पॉइंट सेपरेटली, अब दो सेपरेटली, अब अभी कुछ लोगों को डाउट है, वो राउंड थे इसलिए आपको क्लियरली दिख रहा था, अब इसके बीच में कोई लाइन है या नहीं इसके बारे में डाउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी आपके आंखों में जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज नॉट रिजॉल्व क्लियरली, तो लाइक अगर बारीक लाइन दिखते इनको क्लियरली दिख रहा है, आप भी पास में आकर देखोगे तो इसके बीच में आपको क्लियरली लाइन दिखाई देगी, बिकॉज जब डिस्टेंस कम है तो इट इज रिजॉल्व क्लियरली, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका क्लियर रिजोल्यूशन नहीं होता है। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसकी एक कंडीशन है कि डी मिनिमम इज बी, जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है दैट डिस्टेंस 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी अपॉन एम व्हिच इज मैग्निफिकेशन, ठीक है, बट मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या आता है v by f, सो मैग्निफिकेशन यहाँ पर v by पुट कर दिया, हमने d को खाया, एक ऊपर चला गया 1/22 लैम्डा f अपॉन कैपिटल d, f अपॉन d की वैल्यू आपके पास इसका इनवर्स, तो यहाँ जाएगा 2 tan बीटा, बट अगर बीटा छोटा सा है तो tan
थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, आपको पता है। तो tan थीटा की जगह मैंने sin थीटा लिख दिया। एंड अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इसके बीच में कोई डिफरेंट मीडियम है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इसके बीच में कोई डिफरेंट मीडियम है, तो फिर यहाँ पर वहां रिफ्रैक्शन भी रोल प्ले करेगा और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाएगा 2n sin बीटा। आपने नाम सुना होगा ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच में क्या रहता है, ऑयल। ठीक है, सो दैट रिजोल्यूशन क्लियरली मिले। और इस n sin बीटा को कहा जाता है न्यूमेरिकल एक्यूरेसी। सब कुछ समझ में नहीं आया तो भी इतना पार्ट जरूर याद है कि मिनिमम डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट के बीच में कितना होना चाहिए, सो दैट आप उन्हें क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, अभी तक हुआ ये एक छोटा सा पार्ट बाकी है। आपको ध्यान में आया, ये तो आप भी रखा था। आखिरी वाला पार्ट बहुत आसान है, एक छोटे से डायग्राम को आपको समझ जाएगा। तो देखो, अब सवाल में करते हैं, रे ऑप्टिक्स कब यूज करना है, रे ऑप्टिक्स कब यूज करना है। गए 15-20 दिन से तो देख रहे हैं कि राइट का ग्रुप भी नेचर है, कभी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से रहे, कभी उसका वेव नेचर से रहे, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से। सो कौन से रीजन में रे ऑप्टिक्स यूज करना है, कौन से रीजन में रे ऑप्टिक्स यूज करना, ये इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन। सो हमारे हमें बताइए एंगुलर साइज ऑफ हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न ये क्या होता है, लैम्बडा बाय 8 पक्का। सो क्या z डिस्टेंस पर यहां से ये मेरी स्लिट है, यहां से लाइट जा रही है, यहां से z डिस्टेंस पर यहां से z डिस्टेंस पर ये पैटर्न की साइज के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो क्या। ये हाइट कितनी रहेगी, देखो थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय 8, वैसे क्या मैं थीटा यहां पर थीटा इक्वल टू z बाय 8 लिख सकता हूं। थीटा बहुत छोटा है, और थीटा टॉपिक को बहुत वेरी छोटा वाला पार्ट। ठीक है, सो यहां से z की वैल्यू कुछ आ जाएगी क्या, इसके आगे मुझे आपकी आवाज चाहिए, मैं कल से क्लास में बैठूंगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय 8, ये डिस्टेंस है, तो क्या मैं यहां पर थीटा की वैल्यू बता सकता हूं।
size of pattern between ये इसकी हाइट तो वैल्यू उसको अपन h मान रहे हैं, it will be h by z which is equal to opposite upon adjacent h by z which is equal to lambda by a। पर ये वैल्यू कितनी है, h मतलब a, क्या सही है? So therefore a by z equal to lambda by a। therefore z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इधर चला आएगा, लैम्बडा इधर से a इधर चला आएगा, तो it will be a square upon lambda। आया क्या नाम साइज ऑफ पैटर्न, ये h, ठीक है, थीटा बहुत बहुत छोटा है तो ये h आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाली साइड व्हिच इज h by z। बट ये थीटा हमें दिया है लैम्बडा बाय a से। अब हमें पता है कि जो a हाइट है वही h है, तो मैंने h की जगह क्या पुट किया, a। so a by z equal to lambda by a, therefore z हो गया a square upon lambda। अब देखो, अब आगे का पार्ट समझो। अगर मैं z के पहले वाला पार्ट कंसीडर करता हूं, मैं इस प्लेन को कंसीडर कर, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मेरे पार्ट इस पोर्शन की साइज क्या बताता है, यहाँ पर मेरी जो इमेज फॉर्म होगी वो इतनी होगी, पक्का, ठीक है। बट लाइट तो पूरे इस स्लिट में से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर लाइट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। सो यहाँ पर लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में कंसीडर करना। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, हमारी स्लिट में यहाँ से लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, तो यहाँ पर कोई तो हमारा डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो गोल वाला पार्ट बताया था, सो वैसे यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, ये कोई तो z डिस्टेंस है जहां पर हमारा जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज h मतलब a है, ठीक है, h मतलब a है, ये z डिस्टेंस है। सो यहाँ पर देखो मैं साइज ऑफ पैटर्न के लिए कह सकता हूँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h by z, पर ये हमें थीटा से ऑलरेडी दिया है लैम्बडा बाय a इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ध्यान में आ गया z इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्बडा। अब हम ऐसा एक रीजन कंसीडर करते हैं, वो z से पहले वाला है, मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ का ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहता है मेरे पैटर्न की साइज सिर्फ इतनी ही रहने वाली, पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहता है कि यहाँ से सीधा सीधा लाइट तो यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पर साइज h या इतनी ही रहेगी, सही है। सो ये जो पूरा रीजन है 0 to z, यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो साइज दे रहा है इट इज स्मॉलर देन एक्चुअल पार्ट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। लाइट यहाँ पर भी पहुंचेगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा, पर डिफ्रैक्शन पैटर्न कहता है इतने रीजन में रहेगा। सो यहाँ पर डिफ्रैक्शन किसने बताया हुआ था, वेव नेचर ऑफ लाइट। सो ये जो z से कम वाला रीजन है, यहाँ पर एक्चुअली लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कंसीडर करना चाहिए। So this is region where ray optics is valid। अगर आपका z डिस्टेंस ये a स्क्वायर बाय लैम्बडा, a क्या है स्लिट की विड्थ, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ, अगर आपका z डिस्टेंस a स्क्वायर बाय लैम्बडा से कम है तो आपने रे ऑप्टिक्स को कंसीडर करना। अब आप z से आगे चले गए, रे ऑप्टिक्स क्या करता है, लाइट सीधा 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 ही जाने वाला है। सो आपको यहाँ पर h हाइट इतना ही पैटर्न मिलना चाहिए, बट एक्चुअली डिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पॉट की साइज तो इतनी बड़ी है, तो जहां पर लाइट एक्सपेक्टेड नहीं था वहां पर भी अभी लाइट है, ये आपको दिख रहा है। सो फिर इस रीजन में आपने क्या कंसीडर करना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स।
सो जेड ये बॉर्डर लाइन है, इफ योर स्क्रीन इज बिफोर जेड तो रे ऑप्टिक्स वैलिड है, अगर आपकी स्क्रीन जेड से आगे है तो वेव ऑप्टिक्स वैलिड है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ये आपको बताता है कहां तक रे ऑप्टिक्स को कंसीडर करना, कहां पर वेव ऑप्टिक्स को कंसीडर करना, ठीक है। इफ डिस्टेंस इज स्मॉलर देन जेड कंसीडर रे ऑप्टिक्स, if distance is larger than z consider ray optics, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। z का नाम है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। सो कल के दिन सिर्फ हम 2 बजे क्लास लेंगे, ठीक है। परसों से we will have 2 classes, one in the morning 8 to 9:30, आप आइदर उसमें आओ या आफ्टरनून, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मैं हमारा टाइम टेबल फिर से मॉडिफाई करके बताता हूँ। अभी पहली टेस्ट होगी अपनी इसके आगे के जो 3 चैप्टर है उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है।